फाइनली मैं गाड़ी के अंदर आ चुका हूं और अब मैं आपको दिखाने वाला हूं कि एक्चुअल में ये गाड़ी किस तरीके से चलती है, कहां से इसको स्टार्ट वगैरह करते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने की रखी हुई है सामने, यहाँ पर मैंने इसकी की डाल दी है यहाँ पर कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर मैंने जहाँ पर जो बटन दिया गया है उसको मैंने पुश किया है और अब मैं इस गाड़ी को ड्राइव करने वाला हूँ। ये ऑटोमेटिक कार है, यहाँ पर मैंने इसको ड्राइव पे किया है, पार्किंग ब्रेक को हटाया है और कुछ इस तरीके से ये गाड़ी चलने लग गई है। रिवर्स करते हैं इसको। बहुत ही स्मूथ है, बहुत ही इजीली, कोई आवाज़ वगैरह भी नहीं होती है इस गाड़ी में। तो फाइनली मैं इस गाड़ी को रोड पर लेके आ चुका हूँ। इसका एसी बहुत ज़्यादा फास्ट है। अगर आप लोग टाटा कर्व ले रहे हैं तो एसी की अगर आपको टेंशन है कि कूलिंग करेगा या नहीं, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बहुत ही ज़बरदस्त कूलिंग है इस गाड़ी के अंदर। जो कूलिंग मिलती है वो बहुत ही बढ़िया है। अब मैं इस गाड़ी को थोड़ा सा इधर से लेके चलता हूँ, देखते हैं कि क्या कोई रास्ता है जहाँ से ये गाड़ी निकल सकती है, ख़राब सड़कों पे किस तरीके से चलती है। और यहाँ से मैंने इस गाड़ी को कुदा दिया है। अब मुझे नहीं मालूम कि आगे रास्ता है या नहीं, बट स्टिल हम ख़राब सड़कों पे इस गाड़ी को चला कर देखते हैं। और इस गाड़ी में टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी मिलता है, जिससे ये पता चलता है कि गाड़ी कितना इसके टायर में एयर है। बट सामने से मुझे स्पेस नहीं दिखाई पड़ रहा है क्योंकि यहाँ शायद रास्ता बंद कर रखा है और स्टिल मैं इस गाड़ी को यहाँ से निकालने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर एक पिलर गिरा हुआ है बट स्टिल जगह है, यहाँ से हम गाड़ी को निकाल सकते हैं। और अब मैं फिर से इस गाड़ी को रोड पर ले आया हूँ और ट्रैफिक से बचकर मैं इधर लेके आ गया हूँ। देखिए इस गाड़ी में सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि कुछ हाइलाइट्स ये हैं कि इस गाड़ी के अंदर 3 तरीके के ड्राइविंग मोड्स मिलते हैं। अभी मैं ये गाड़ी जो है इको मोड पे चला रहा हूँ, बट अगर मैं इस गाड़ी को चेंज करना चाहता हूँ कौन से मोड पे चलेगी, तो यहाँ से मैं इसके नॉब को चेंज करूँगा और ये आवाज़ करेगी, आप लोगों को बताएगी भी कौन से मोड पे हम लोग चल रहे हैं। ये देखिए, सिटी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड। तो मैंने इस गाड़ी को सिटी ड्राइव मोड पे चेंज कर दिया है। और अगर मैं चाहूँ इसको स्पोर्ट्स मोड पे चेंज करना, तो इसके अंदर जो है स्पोर्ट्स मोड पे भी चेंज किया जा सकता है। इकोनॉमी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड। अभी इस गाड़ी के अंदर जो रेंज है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, इसीलिए जो स्पोर्ट्स मोड है उसको हम चेंज करके नहीं दिखा सकते हैं। बेसिकली क्या होता है, ये इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि इकोनॉमी ड्राइव मोड जब भी हम गाड़ी को चलाते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल को चलाते हैं, तो इसके रेंज आप लोग बढ़ाना चाहते हैं तो आप लोग इस गाड़ी को इको मोड पे कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर इको मोड पे कर दिया। इको मोड पे गाड़ी सबसे ज़्यादा रेंज देती है। और अगर मैं एसी को ऑफ कर देता हूँ, देखिए एसी मैंने ऑन कर रखा था तो यहाँ पर 85 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा था। वहीं अगर मैं इस गाड़ी के अंदर एसी ऑन कर देता हूँ तो 86 किलोमीटर की रेंज आ गई है। वहीं जब मैं एसी ऑफ कर दूंगा तो 95 किलोमीटर की रेंज आ चुकी है, जो कुछ इस तरीके से आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर 95 किलोमीटर की रेंज नज़र आ रही है। तो ये चीज़ें हैं कि अगर आप लोग रेंज बढ़ाना चाहते हैं तो आप लोग इसके मोड्स को चेंज कर सकते हैं। आई थिंक आप लोग को पूरा क्लियर दिखाई पड़ रहा होगा जहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पर सामने इसके मीटर में मोड्स दिखाता है और किस मोड पे हम लोग चल रहे हैं। नीचे मोड दिखाता है कि आप लोग इको मोड पे चल रहे हैं या फिर आप लोग सिटी मोड पे चल रहे हैं या फिर आप लोग इसके अंदर स्पोर्ट्स मोड पे चल रहे हैं। फिलहाल मैं इको मोड पे इस गाड़ी को ड्राइव कर रहा हूं और मैं आप लोग को एक्सेलरेट करके दिखाता हूं दोनों तरीके से कि क्या फ़र्क आता है। अभी देखिए मैं इको मोड पे इस गाड़ी को अगर ड्राइव कर रहा हूँ तो मैं एक्सेलरेट करूँगा तो ये गाड़ी कहाँ तक और कितना तेज़ एक्सेलरेट होती है। देखिए मैंने इको मोड पर कर दिया है और अब मैं दोबारा से एक्सेलरेट करता हूँ इसको। ये देखिए हम लोग ऊपर चढ़ रहे हैं, स्टिल बहुत ही ज़्यादा एक्सेलरेशन है। 96 तक ये गाड़ी इतनी तेज़ जा रही है, मतलब बहुत ही ज़्यादा एक्सेलरेशन है। और साथ ही अगर मैं आपको बताऊं कि इस गाड़ी में आप लोग को, अगर आप लोग गाड़ी लेते हैं तो ये ऑटोमेटिक गियर के साथ आएगी। यहाँ पर आप लोग को 2 पेडल्स दिए गए हैं। अब आप लोग ये समझेंगे कि क्या ऑटोमेटिक गाड़ी की तरह यहाँ पर पेडल शिफ्टर्स दिए गए हैं, तो नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि इस गाड़ी के अंदर पेडल शिफ्टर्स नहीं है। बेसिकली क्या है कि लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 दिया गया है। बेसिकली वो क्या चीज़ है कि अगर आप लोग गाड़ी के अंदर रीजनरेटिव ब्रेकिंग
अप्लाई करना चाहते हैं। बेसिकली क्या होता है, जब आप लोग गाड़ी को ब्रेक मारते हैं या फिर एक्सेलरेटर छोड़ते हैं तो ये जो है रीजनरेट करके उसकी बैटरी को और इंक्रीज़ कर देता है, यानी बैटरी की चार्जिंग जो है वो ज़्यादा हो जाती है। कई थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है, बट एटलीस्ट आपकी जो वेस्ट होती है एनर्जी वो इसको कंज्यूम कर लेता है और इसको जो है इसकी रेंज को बढ़ा देता है। और साथ ही मैं आप लोग को इस गाड़ी की सनरूफ भी खोल कर दिखाता हूँ कि यहाँ पर एक बटन दिया गया है, इस तरह आप लोग सनरूफ को खोल सकते हैं। और अगर आप लोग चाहें कि इसके आप लोग विंडो को ना खोलें तो आप लोग इसको होल्ड कर सकते हैं, बट यहाँ पर मैं इसको विंडो बंद करना चाहता हूँ क्योंकि फिर आवाज़ बहुत ज़्यादा आएगी आप लोग को बाहर की, तो मैंने यहाँ पर ये बंद कर दिया है। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर जो है एडास गाड़ी के अंदर मिलता है, जिससे क्या होता है ये आप लोग ये पूरी तरीके से अगर आप लोग इसका क्रूज़ कंट्रोल ऑन कर देते हैं तो ये अडाप्टिव क्रूज़ कंट्रोल होता है, जो कि बेसिकली आपको स्टीयरिंग को कंट्रोल करता है और कुछ इस तरीके से आपका स्टीयरिंग जो है अपने आप जो है कंट्रोल होता रहता है। अगर मैं इसका एडास ऑन करता हूँ, इसके अंदर जो क्रूज़ कंट्रोल है अगर वो मैं सेट करता हूँ तो ये बेसिकली अपने आप जो है स्टीयरिंग को कंट्रोल करने लगता है। बट क्या होता है कि हमारी गाड़ी में तो एडास है बट बाकी गाड़ियों में एडास नहीं है, तो इसकी वजह से मैंने बहुत प्रॉब्लम फेस करी। जैसे कि मैं भी गाड़ी का स्टीयरिंग छोड़ रहा था और आप लोग को दिखा रहा था, तो ये क्या होता है कि अपने आप सडन ब्रेक्स भी मारती है, क्योंकि एडास लेवल 2 के अंदर ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग का फीचर होता है, जो बेसिकली क्या करता है कि सामने अगर गाड़ी आती है या फिर गाड़ी अगर साइड जा रही होती है तो वो सेंसर्स की वजह से इसके जो रडार लगे होते हैं गाड़ी की तरफ उसको कंट्रोल करने के लिए गाड़ी की ब्रेक अप्लाई कर देता है। और वो इतना सडन ब्रेक अप्लाई करता है कि कई बार ऐसा होता है कि गाड़ी पीछे वाले की तरफ से लड़ने को हो जाती है। मतलब हम चला रहे हैं, हम सामने से तो गाड़ी को बचा लेते हैं बट पीछे वाला आके जो है गाड़ी पर ठोकने लग जाता है। कुछ ऐसा माहौल सा बन जाता है जैसे गाड़ी बस ठुकने ही वाली थी। कुछ इस तरीके से एडास की चीज़ें होती हैं। अब एडास किस तरीके से वर्क करता है वो सारी चीज़ें तो मैं आप लोग को ऑलरेडी दिखा चुका हूँ MG हेक्टर की वीडियो में, बट अभी फिलहाल मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से इसके अंदर एडास के फीचर मिलते हैं। ये देखिए इसका स्टीयरिंग जो है अपने आप कंट्रोल कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा ये बहुत इंटरप्ट भी करने लगता है। ये देखिए अपने आप ही चला रहा है। ये देखिए अगर आप लोग देख पा रहे हैं मेरे हाथ ये अपने आप टर्न ले रही है, सामने टर्न है और ये स्टीयरिंग जो है अपने आप वर्क कर रहा है। मैंने पूरी तरीके से हाथ हटा रखे हैं, लेकिन जब आप लोग हाथ हटाते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ आता है कीप हैंड्स ऑन स्टीयरिंग व्हील, जिसका मतलब ये है कि आप लोग पूरी आज़ादी मत दीजिए गाड़ी को, क्योंकि कभी भी गलत हो सकता है। इसीलिए आप लोग एटलीस्ट अपने हाथ पे कंट्रोल रखिए। मैं पीछे वाली गाड़ी को अगर साइड दे रहा हूँ तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे, अगर आप लोग देख पा रहे हैं कि साइड मिरर पर कुछ इंडिकेटर सा दिया गया है। बेसिकली क्या होता है कि वो जैसे ही कोई साइड में गाड़ी आपके आती है तो ये ऑन हो जाता है। अगर आप लोग देख पा रहे हैं तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से ये ऑन हो जाता है साइड में, इसको उधर भी दिया गया है और यहाँ पर भी दिया गया है। और इस गाड़ी के अंदर ऑटो डिमिंग IRVMs मिलते हैं। मतलब ये है कि अगर ये गाड़ी रात में आप चलाएंगे तो ये पूरी तरीके से ब्लैक हो जाता है। और तो और इस गाड़ी के अंदर जो पीछे का व्यू है वो थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड लगता है, क्योंकि ये गाड़ी एक कूपी स्टाइल SUV है। तो कूपी स्टाइल SUV में क्या होता है कि इस गाड़ी में आप लोग को जो व्यू है वो पीछे से जो है विंडो की लाइन जो होती है वो थोड़ी सी स्लोपी होती है, और स्लोपी होने के कारण क्या होता है कि गाड़ी के अंदर जो पीछे का व्यू होता है वो थोड़ा सा छोटा हो जाता है। स्पेशली जब लोग पीछे बैठते हैं तब वो चीज़ आपको ज़्यादा फील होती है कि पीछे के लोग जो बैठे रहते हैं वो उनका जब सर दिखाई देता है तो फिर आप लोग को पीछे इतना क्लियर नहीं दिखाई पड़ता है। बट अगेन इस गाड़ी के अंदर ये चीज़ की प्रॉब्लम आप लोगों को फेस करनी पड़ेगी अगर आप लोग किसी कूपे स्टाइल SUV के लिए जा रहे हैं। बाकी यहाँ पर आप लोग को दिखाता हूँ कि कोई मिरर नहीं दिया गया है, कोई लाइट वगैरह नहीं है, बट यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर मिरर दिया गया है को पैसेंजर के लिए, बट लाइट नहीं दी गई है। इस गाड़ी के अंदर इको मोड पे अभी मैं चल रहा हूँ, जिससे मुझे सबसे ज़्यादा रेंज मिलेगी। अभी इसके अंदर क्या है कि इसमें इको मोड पे चलने के लिए 85 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा है, बट अगर मैं इसको सिटी मोड पे चेंज कर देता हूँ, देखिए यहाँ पर रेंज और कम हो चुकी है, 82 किलोमीटर पे आ चुकी है। बट अभी चार्जिंग स्टेशन दूर है तो मैं इस गाड़ी को अभी आप लोग को चार्ज करके भी दिखाऊंगा, बट फिलहाल मैं आप लोग को इस गाड़ी को ड्राइव करके दिखा रहा हूँ। जो चार्जिंग की वीडियो है वो पूरी तरीके से एक अलग वीडियो आने वाली है, जो मैं आप लोग को पूरी तरीके से दिखाऊंगा कि किस तरीके से चार्ज होते हैं और क्या गाड़ी के स्ट्रगल्स होते हैं जब गाड़ी को चार्जिंग वगैरह के लिए इंडिया में लेके जाया जाता है। फिर से इकोनॉमी मोड पे हम लोग आ चुके हैं और मैंने लेवल 3 कर रखा है रीजनरेटिव ब्रेकिंग का, जिससे क्या होगा कि जो मेरी ब्रेक दबाने से जो एनर्जी लॉस होती है उसको कंज्यूम करके पूरी तरीके से बैटरी के अंदर पावर डाली जाती है और बैटरी की जो है वो थोड़ी सी एनर्जी और आ जाती है। अब बात करते हैं इसके पावर की। इंजन तो इसके अंदर नहीं दिया गया है, बट स्टिल इसके अंदर बैटरी मिलती है, मोटर मिलती है। अब इसके अंदर जो बैटरी दी जाती है उसके अंदर 2 फीचर्स आते हैं। अब एक फीचर आता है 45 किलोवाट आवर का, दूसरा आता है ऑप्शन आप लोग को 55 किलोवाट आवर का। जो 45 किलोवाट आवर वाला बैटरी पैक है उसके अंदर आप लोग को जो रेंज मिलती है वो 502 किलोमीटर की क्लेम्ड रेंज मिलती है। अब बेसिकली जो लोग नहीं जानते मैं उनको बताना चाहता हूं कि क्लेम्ड रेंज और रियल वर्ल्ड रेंज में काफ़ी फर्क होता है। क्लेम्ड रेंज जो
पूरी तरीके से कंट्रोल इन्वायरमेंट में टेस्ट किया जाता है। वहीं रियल वर्ल्ड रेंज बेसिकली क्या होती है कि जहाँ पर आप लोग नॉर्मल सड़कों पे गाड़ी चला रहे होते हैं और जिस तरीके से हर ड्राइवर चलाता है उसकी चलाने के बिहेवियर की वजह से वो पूरी तरीके से रेंज डिपेंड करती है। अब इलेक्ट्रिक गाड़ी के अंदर जो रेंज है वो काफ़ी फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। जैसे अगर आप लोग इलेक्ट्रिक कार चला रहे हैं, ज़्यादा लोग बैठे हैं, एक आदमी बैठा है तो ज़्यादा रेंज दिखाई देगी, ज़्यादा लोग बैठ जाएंगे, वेट आ जाएगा गाड़ी के ऊपर तो रेंज कम हो जाती है। AC ऑन कर देते हैं तो रेंज कम हो जाती है। बिल्कुल किसी भी नॉर्मल पेट्रोल कार की तरह उसके अंदर इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, बट इस गाड़ियों में जहाँ पर बैटरी से गाड़ी चलती है वहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि बैटरी से ही सारी चीज़ें ऑपरेट होती हैं, इसलिए जो है बैटरी डिप्लीट होने लग जाती है। तो ये चीज़ ज़रूर है कि इस गाड़ी के अंदर आप लोग को ये थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस होगी कि अगर आप लोग इलेक्ट्रिक गाड़ी लेते हैं तो हर चीज़ से, वेट से, AC से, तेज़ चलाने से बैटरी जो है वो कम हो जाती है। जैसे नॉर्मल गाड़ियों में पेट्रोल ज़्यादा कंज्यूम होने लगता है अगर आप लोग ज़्यादा एक्सेलरेट करते हैं। बट अगर बात करते हैं कि इस गाड़ी में क्या इंडिकेटर दिया गया है जिससे आप लोग ये पता कर पाएंगे कि आपका ड्राइविंग बिहेवियर अच्छा है, आप अच्छे से गाड़ी चलाते हैं और आप लोग की गाड़ी में कितना माइलेज मिलेगा। देखिए आप लोग अगर देख पा रहे हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे एक फीचर दिया गया है जहां पर लिखा है एवरेज एनर्जी कंजम्पशन। इसका मतलब क्या होता है? एवरेज एनर्जी कंजम्पशन का मतलब होता है कि आप कितना एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं गाड़ी को चलाने के लिए। मान लीजिए सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको बताऊं कि अगर ये 100 के पास है और ये वाली जो कार है ये 55 किलोवाट आवर बैटरी पैक के साथ आती है, यानी इसको मैं अगर 100,000 से मल्टीप्लाई करता हूं तो तकरीबन 55,000 हो जाता है। अब 55,000 से अगर आप लोग इस नंबर को डिवाइड करेंगे तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी गाड़ी जो है कितना रेंज देने वाली है। जैसे कि अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग को ज़्यादा रेंज मिले गाड़ी के अंदर तो ये नंबर जो है बेसिकली 100 के पास रहना चाहिए। अगर ये 100 के पास है, अगर 55,000 को मैं 100 से डिवाइड करता हूं तो मेरी जो रेंज निकल के आएगी वो 550 किलोमीटर की निकल के आएगी। तो जितना ये 100 के पास रहेगी उतना आपकी रेंज गाड़ी के अंदर मिलेगी। अगर बहुत ज़्यादा मैथमेटिशियन हो चुका है आप लोग, ये सुन के आप लोग को बहुत ज़्यादा मैथ्स लग रही है तो सिंपल ये समझ लीजिए कि इसके अंदर एवरेज एनर्जी कंजम्पशन इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आता है और वो नंबर का मतलब ये है कि जितना वो 100 के करीब होगा, बेसिकली 55 जितने भी किलोवाट आवर की बैटरी है उसको 1000 से मल्टीप्लाई करने के बाद डिवाइड करके आप लोग जितना भी नंबर आता है उसको डिवाइड करेंगे तो एक्चुअल बेसिकली आपकी गाड़ी की रेंज निकल आती है। तो जितना अगर ये 100 के करीब होगा तो आपकी गाड़ी 550 किलोमीटर के आसपास रेंज देगी और जितना ये बढ़ता जाएगा फिर ये रेंज आपकी उसी तरीके से कम होती जाएगी। 545, 540, 535 इस तरीके से कम होती जाती है। तो इस तरीके से वर्क करता है। जब भी आप लोग को ये चीज़ समझ में ना आए कि आपकी गाड़ी कितना रेंज देने वाली है तो आप लोग इससे डिवाइड कर लीजिएगा कि अगर आपके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में 100 आ रहा है तो आप लोग 55,000 से, अगर आप लोग का 55 किलोवाट आवर की बैटरी पैक वाला ऑप्शन है तो आप लोग डिवाइड कर लीजिएगा 100 से, जो अगर आपके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे आ रहा है तो फिर आप लोग समझ जाएंगे कि आपकी गाड़ी कितना रेंज देने वाली है। मान लीजिए आपको मनाली जाना है, अब मनाली मेरी लोकेशन से 550 किलोमीटर है, अगर मेरी गाड़ी के अंदर 100 आ रहा है तो समझ लीजिए कि मैं यहाँ से मनाली जा पाऊंगा। तो अगर आप लोग को अपनी ट्रिप्स प्लान करनी है, इलेक्ट्रिक गाड़ी के अंदर प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। अगर आपको प्लान करनी है तो आप लोग इसी तरीके से एज्यूम कर सकते हैं कि कितनी रेंज बॉस मिलने वाली है। तो ये बहुत ही क्लियर और सिंपल आइडिया है। अगर आप लोग को नहीं समझ में आया दोबारा से वीडियो बैक करके देखिए, आप लोग समझ जाएंगे कि मैं कितनी सिंपल चीज़ कह रहा हूँ कि आप लोग किस तरीके से अपनी गाड़ी की रेंज एज्यूम कर सकते हैं। अभी मेरी गाड़ी के अंदर 139 आ रहा है, मतलब मैं इतना अच्छी तरीके से गाड़ी नहीं चला रहा हूँ। मेरी गाड़ी की रेंज जो है वो उतनी नहीं आएगी जितनी वो आनी चाहिए थी। वैसे तो क्लेम्ड रेंज 585 आप लोग को नॉर्मल वर्ल्ड में नहीं मिलेगी, क्योंकि रियल वर्ल्ड रेंज इसकी तकरीबन 400 से लेके 425 और 450 के बीच में आती है। और अगर जब मैंने इसको गाड़ी को ड्राइव करके देखा है, मैं तकरीबन 3 बार इस गाड़ी को चार्ज करा चुका हूँ जब से ये गाड़ी मेरे पास आई है, तो मैं इस गाड़ी को चार्ज कर चुका हूँ, यानी मैं इस गाड़ी को काफ़ी ज़्यादा ड्राइव कर चुका हूँ, आप लोग समझ चुके हैं। तो तकरीबन मेरे पास जो है इसका 400 से 450 किलोमीटर के आसपास रेंज मुझे मिली है। तो ये है टाटा की कर्व ईवी की रेंज कैसे आप लोग पता कर सकते हैं। और अगर बात करते हैं बैटरी ऑप्शंस की, तो मैंने बताया कि 2 तरह के ऑप्शंस आते हैं, एक 45 किलोवाट आवर बैटरी पैक के साथ, एक 55 किलोवाट आवर बैटरी पैक के साथ। 45 वाला लेंगे तो 502 किलोमीटर की क्लेम्ड रेंज मिलेगी और 55 किलोवाट आवर वाला लेंगे तो आप लोगों को 585 किलोमीटर की क्लेम्ड रेंज मिल जाती है। अब बात करते हैं गाड़ी की चार्जिंग की। चार्जिंग करने के लिए आप लोग को गाड़ी के अंदर एक पोर्टेबल चार्जर दिया जाता है, जो कि बेसिकली काफ़ी स्लो चार्जर होता है। अगर आप लोग उसको घर पर चार्जिंग लगाते हैं तो उसमें आप लोग को ये गाड़ी जो है तकरीबन
17-18 घंटे ले लेती है फुली चार्ज होने में। लेकिन अगर आप लोग चार्जिंग स्टेशन पे जाते हैं तो इस गाड़ी को आप लोग और जल्दी चार्ज कर सकते हैं, बट वो चार्ज करना महंगा पड़ जाता है। जैसे कि मैंने इस गाड़ी को चार्ज करने पे कितना पैसा खर्च किया है वो मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है, वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। आप लोग देख के समझ जाएंगे कि कितना इसमें कॉस्ट आता है गाड़ी को चार्ज करने के लिए। बट अगर मैं बताता हूँ चार्जिंग टाइम की, तो 40 मिनट से लेके 45 मिनट्स के आसपास लगता है अगर आप लोग इस गाड़ी को 80% तक चार्ज करना चाहते हैं किसी फास्ट डीसी चार्जर से। डीसी चार्जर यानी सुपर फास्ट चार्जर होते हैं वो। और बेसिकली ये वाली गाड़ी जो है ये 70 किलोवाट की तक की जो चार्जर्स हैं उसको लगा सकते हैं इसके अंदर कंपैटिबल है उससे, और उससे ज़्यादा के चार्जर इसके अंदर नहीं लगेंगे, ज़्यादा आपको मिलेंगे भी नहीं। बट इसके अंदर 25, 35 आप लोग को नॉर्मल चार्जिंग स्टेशन पे 15, 25, 35, 45 के आसपास डीसी चार्जर देखने को मिलते हैं, और कहीं कहीं आपको 60 वाट वाले जो है 60 किलोवाट वाले आप लोग को चार्जर देखने को मिल जाते हैं। तो ये डिफरेंसेस होता है चार्जिंग ऑप्शंस में। बट बहुत सी प्रॉब्लम आती है चार्जिंग के रिलेटेड भी, जो मैंने आपके नेक्स्ट वीडियो में बनाई है, जहां पर मैं इस गाड़ी के बारे में बताने वाला हूं कि कितनी चार्जिंग करते टाइम मैंने प्रॉब्लम फेस करी है इस गाड़ी को। तो वो चीज़ आप लोग को ज़रूर पता होनी चाहिए अगर आप लोग किसी इलेक्ट्रिक व्हीकल को ले रहे हैं। बाकी फीचर्स की अगर बात करूंगा तो उसके लिए मैंने डिटेल्ड रिव्यू वीडियो बनाई हुई जहां पर मैंने इसके सारे डिटेल्ड फीचर बताए हैं। बट स्टिल इस गाड़ी में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे लगता है कि अगर वो टच पैनल्स में नहीं होती तो आप लोग ईजिली उसको ज़्यादा यूज़ कर पाते, क्योंकि यहाँ पर हर चीज़ टच पैनल में दी गई है। तो ये चीज़ जो आप लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, जैसे AC का कंट्रोल हो गया, AC का बटन मुझे अगर ऑटोमेटिक AC है होना सही है, बट यहाँ पर AC का भी बटन जो है वो टच पर ही है यहाँ पर नीचे, तो इस तरीके से सेंटर कंसोल में दिया गया, तो वहाँ पर ड्राफ्ट में ढूंढने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। तो कुछ इस तरीके की चीज़ें मुझे फील हुई हैं। बाकी यहाँ पर व्यू साइड का बहुत अच्छा है, पूरा फ्रंट का भी काफ़ी बड़ा व्यू नज़र आता है, ऊपर से काफ़ी एयरीनेस मिलती है अगर सनरूफ खोल के रखते हैं, तो ये सारी चीज़ें इस गाड़ी के अंदर मिलती हैं। बाकी गाड़ी का एक्सीलरेशन तो काफ़ी कमाल का है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया है, और रेंज के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है। और ऐसा इस गाड़ी के अंदर कोई प्रॉब्लम मुझे फेस नहीं हुई है। बट हाँ, ये एक इलेक्ट्रिक गाड़ी है तो इस गाड़ी के अंदर थोड़ी एक साउंड रहती है, वो एक्सेलरेट जब आप लोग करते हैं तो वो बैटरी की नॉइज़ होती है, ये देखिए। तो कुछ इस तरीके से ये बैटरी साउंड करती है। मैंने इस गाड़ी को 106 पे चलाया है और इको मोड पे चला रहा हूँ। ज़्यादा बैटरी को मैं ड्रेन नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं इसको बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं चला रहा हूँ। यहाँ पर 100 से ऊपर अलाउड भी नहीं है, इसलिए मैंने फ़ौरन 100 से नीचे कर लिया है। तो ये गाड़ी है, इसके अंदर वेंटिलेटेड सीट्स मिल जाती हैं, काफ़ी कंफर्टेबल इसके अंदर सीट मिलती हैं, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। वाइट कलर के इंटीरियर्स मिलते हैं, यहाँ पर पकड़ने के लिए इस तरीके से स्टीयरिंग पर हैंडल भी दिया गया है, तो बहुत ही कम्फी है ये कार, और चलाने में तो बहुत मज़ा आता है। और स्पेशली एक चीज़ के बारे में ज़रूर कहना चाहूँगा कि टाटा मोटर्स की गाड़ियों के अंदर जो सस्पेंशंस होते हैं वो बहुत ही टॉप नॉच होते हैं और बहुत ही कंट्रोल्ड रहते हैं। गाड़ी किस तरीके भी आप लोग घुमाइए, स्पेशली इस गाड़ी के अंदर के SUV वाला जो बॉडी रोल होता है वो आप लोग को देखने को नहीं मिलेगा। देखिए मैं किस तरीके से गाड़ी के स्टीयरिंग को टर्न कर रहा हूँ, बट बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल है ये कार, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये इसकी जो विंडो लाइन है वो स्लोपी है सेडान की तरह, और वो ज़्यादा कंट्रोल्ड रहती है। इसलिए अब मैं आपको ये बता सकता हूँ कि इसके अंदर इतना ज़्यादा बॉडी रोल नहीं मिलता है नॉर्मल SUV के मुकाबले, तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। बाकी इस गाड़ी के अंदर ऑटोमेटिक ही आता है, एक्सेलरेशन बहुत अच्छा है, चार्जिंग ऑप्शंस और इसकी बैटरी के बारे में मैंने आपको बता दिया है। और चलने में तो ये गाड़ी काफ़ी अच्छी है, मुझे बहुत पसंद आई और मैंने काफ़ी दिन इस गाड़ी को चलाया है। तो और लेकिन चलाते चलाते मैंने गाड़ी के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स भी फेस करी हैं, जो मैंने इसकी प्रोज एंड कॉन्स वीडियो में बताई हैं। तो यही है टाटा की कर्व EV। इलेक्ट्रिक के फ़ायदे भी बहुत हैं बट नुकसानात भी हैं, क्योंकि मैं जैसे कि बिना ऐसे की गाड़ी को चला रहा हूँ क्योंकि मेरे पास रेंज कम रह गई है, तो मैं नहीं चाहता कि मैं यहाँ पर फंस जाऊँ। और ये रेंज एंजाइटी जो है ये हर ड्राइवर के अंदर रहेगी अगर वो इलेक्ट्रिक कार चला रहा है। बट ओवरऑल इस गाड़ी को चलाने में बहुत मज़ा आया, बहुत ही बढ़िया गाड़ी है। रिव्यू में भी मैंने आपको सारी चीज़ें समझा दी हैं, प्रोज एंड कॉन में भी बता दी है, और एक चार्जिंग वाली वीडियो भी मैंने बताई है जहाँ पर मैंने रात में इस गाड़ी को चार्ज करने के लिए बहुत स्ट्रगल किया था। बट फॉर्चुनेटली काफ़ी अच्छे लोग रहते हैं जो हमें हेल्प कर देते हैं चार्जिंग पे, तो वो चीज़ मैंने एक्सप्लेन करी है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। आज के इस वीडियो में यही था जहां पर मैंने बेसिक चीज़ें आप लोगों को बताई हैं। बाकी और डिटेल्ड चीज़ें मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूं, इसलिए मैं रिपीट नहीं करना चाहता हूं कि आप लोग रिव्यू वीडियो में वही चीज़ देखें और यहाँ पर भी आप लोग वही सुने। यहाँ पर मैंने सिर्फ ड्राइविंग से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं वो आप लोग को बताई हैं। अगर कोई चीज़ मिस हो गई है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं आपको वहाँ पर भी बता दूंगा। बट अगेन जब आप लोग मेरी बाकी वीडियोज़ देखेंगे टाटा कर्व की तो कोई भी चीज़ें मिस नहीं होंगी। इनफैक्ट आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिल जाएगी। अगर आप मेरी प्लेलिस्ट देख लेंगे टाटा कर्व की तो वहाँ पर ही आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अगर आप लोग ये गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो आप लोग ये प्लेलिस्ट भी किसी को रिकमेंड कर सकते हैं जहां पर मैंने टाटा कर्व EV की सभी डिटेल ऑलरेडी कवर कर दी है। आज की इस वीडियो में यही था, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ड्राइव सेफ, राइड हार्ड।